नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पिनाका स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे का रीन्यूएबल एनर्जी। इस टॉपिक पे हमें देखेंगे कि रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर के इसकी ज़रूरत क्या है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इसके चैलेंजेस क्या है, फ़ायदे क्या हैं। ये जो जीएस का आपका पेपर है उसमें भी काम आएगा, लेकिन हम सिर्फ यहाँ टारगेट करेंगे अपने पेपर 6 के लिए। और पेपर 6 में 50 मार्क्स में भी आपके काम आ सकता है, और मान लीजिए 20 मार्क्स में आ गया तो वहाँ भी आपके काम आ जाएगा। तो इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, एक बहुत अच्छा सा इंट्रो बनाएंगे कि रीन्यूएबल एनर्जी की वर्तमान में नीड क्या है या इस ओर क्यों भाग रहे हैं हम सब। और फिर एक अच्छा सा निष्कर्ष देखेंगे। बाकी बीच का सब मटेरियल है आपको मोटा माटी सब पता है, लेकिन यहाँ मैं एक आपको एक छोटा सा एक मतलब ग्लिम दे दूंगा जिससे आपको एक पूरी बॉडी तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि इसराइल और ईरान के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में एक टेंशन चल रही है। तो ये आज की तो टेंशन नहीं है, बहुत लंबी टेंशन है। पर इससे हमें क्या दिक्कत हो रही है, आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट से दुनिया के हर देश पे, जितने भी देश हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल नहीं मिलते हैं, वो सब डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए किसके ऊपर? मिडिल ईस्ट कंट्री पे। ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, इन सब पे डिपेंडेंट है। तो इन देशों पे जब क्राइसिस आएंगे तो जो दूसरे देश जो इन पे डिपेंडेंट हैं उनके यहाँ पे भी क्राइसिस आ जाएंगे। तो हो क्या रहा है, खासकर अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसकी डिमांड इसलिए और ज़्यादा सरकार को लग रही है कि मतलब इस पे इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि जो एनर्जी है जिस पे हम डिपेंडेंट है, जो हमारा पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल जितना हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब पे हम मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है? क्राइसिस चल रहा है। किस प्रकार का क्राइसिस चल रहा है? वॉर चल रहा है। अब उस वॉर से क्या हो रहा है, वहाँ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी खराब हो रखी है। अब वो हमको अगर कोई चीज़ अब बेच नहीं पाएंगे, हमारे देश तक आ नहीं पाएगी, तो हमारे यहाँ उसकी क्या हो जाएगी, सप्लाई जो है कम हो जाएगी। पर डिमांड तो कम नहीं हो रही ना, डिमांड तो अच्छी खासी बनी हुई है। डिमांड ज़्यादा बनी होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसके प्राइस हाइक हो रहे हैं। प्राइस हाइक होने की वजह से क्या हो रहे हैं, और जो हमारी दूसरी कमोडिटीज़ हैं वो महंगी होती जा रही है। आप तक कुछ भी चीज़ पहुँचनी होती है, चाहे वो 1 रुपए की सुई से लेकर के 1,000 रुपए का जूता हो, कुछ भी सामान हो, सब कुछ लॉजिस्टिक्स के थ्रू आता है। कुछ चीज़ें रोड से आती हैं, कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे माध्यम से आती हैं, पर हर चीज़ में डीजल पेट्रोल ये सब तो लगता ही है। तो ये सब चीज़ें जब महंगी होंगी तो आपके आम आदमी के जेब पर भी खर्चा जाएगा। अच्छा, इससे होगा क्या कि सरकार के ऊपर भी क्या प्रेशर बनेगा कि उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है, क्योंकि अगर आप क्रूड ऑयल खरीदेंगे या आप कोई भी पेट्रोलियम चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको दूसरी कंट्रीज को डॉलर में देना पड़ेगा। तो डॉलर में जब आप पैसे खर्च करेंगे तो आपका फॉरेक्स रिजर्व जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेट सपोज वही क्रूड ऑयल जब डिमांड सप्लाई बराबर अच्छी चल रही थी तो 120 रुपये पर डॉलर बैरल था, मान लीजिए एक बैरल का 120 रुपये पर डॉलर रेट था। लेकिन जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हो गया तो इससे क्या होगा, इससे उसका क्रूड ऑयल का रेट बढ़ जाएगा, और क्रूड ऑयल का जैसे ही रेट बढ़ेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जो इंडिया में हमको मान लीजिए 200 रुपये का एक बैरल का क्रूड ऑयल हो जाएगा, तो जो 80 रुपये का डिफरेंस है हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा खाली होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वॉर को, ये जो वॉर चल रही है इसराइल और ईरान के बीच में, और इनके बीच में जो चल रही है, इसकी वजह से हमको क्या प्रॉब्लम होगी, हमको ये प्रॉब्लम होगी कि हमारे यहाँ की कमोडिटीज़ महंगी होती जाएंगी। और कमोडिटीज़ महंगी होने के साथ साथ हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम इन पर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर हमारा आगे क्या होगा। ठीक है। इसलिए इसलिए आपको यहाँ पे ये सोचना है कि जो यूएस, ईरान और आपका इसराइल और ईरान को लेकर के जो टेंशन चल रही है, ठीक है, इसराइल और ईरान इसको लेकर के इनके बीच जो टेंशन चल रही है, इससे क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है किसकी, क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की, ये क्या हो रही है, सप्लाई जो है कम हो गई है। पर जो डिमांड है वो तो इंक्रीज ही रहेगी ना, क्योंकि आप, ऐसा तो नहीं है कि आपको सबके पास ओला S1 Pro आ जाएगी, सबके पास ईवी व्हीकल्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, सब कल से सीएनजी में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं एक दिन में। तो ये जो डिमांड बढ़ी हुई है और ये जो सप्लाई जो है क्रूड ऑयल जो घटी हुई है, इससे क्या हो रहा है हमारे यहाँ
एनर्जी क्राइसिस आ गया है। अच्छा, अब मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं क्योंकि ऐसे तो हिंदी में ही होता है। तो ऊर्जा जो संकट है वो बना हुआ है। अब ये जो ऊर्जा संकट बना हुआ है, इसको खत्म करके हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ऊर्जा सुरक्षा की ओर। तो उस ऊर्जा सुरक्षा को, इस एनर्जी क्राइसिस से हमको कौन बाहर निकाल सकता है? एनर्जी सिक्योरिटी बाहर निकाल सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी कैसे आएगी वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, अभी स्लाइड में देखेंगे। तो अब देखिए कि जो इंडिया क्या फेस कर रहा है, इंडिया फेस कर रहा है कि एक ह्यूज एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा है, जिसमें राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइजेस क्रिएट टेंशंस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइस सोर, ठीक है। तो फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है। आप देखिए हर स्टेट में अलग अलग होगा। तो राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनका प्राइस और बढ़ता जा रहा है। फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उससे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सब कुछ इंक्रीज हो रहा है और कॉमन मैन अफेक्ट हो रहा है। ठीक, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल और प्राइस बढ़ रहा है, उसकी वजह से कमोडिटीज़ महंगी हो रही है। मतलब जो हम उत्पाद खरीद रहे हैं, जो उत्पाद हम, लेट सपोज आप देखेंगे कि जो पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उससे जो वायर वगैरह जो और चीज़ें बनती हैं वो सब महंगी होती जा रही हैं। जो मोम हो गए हैं, जो ऑयल पेंटिंग हो गई, ऑयल पेंट्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत महंगे होते जा रहे हैं। तो इससे जो भी कनेक्टेड चीज़ें वो सब महंगी होती जा रही हैं। तो जो आप देखिए, जो 32 रुपए किलो गेहूँ होता था 45 हो गया, राइस 55 हो गया, एडिबल ऑयल महंगा हो रहा है, पल्सेस महंगी हो रही है, मिल्क महंगे हो रहे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो इस एनर्जी क्राइसिस से अगर हमको निकलना है तो हमको किधर जाना पड़ेगा? ऊर्जा संकट से हमको, जो एनर्जी क्राइसिस है इससे हमें एनर्जी सिक्योरिटी की ओर जाना पड़ेगा। और इस ओर हमको ले जाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ कौन सी हो सकती है? नवीकरणीय ऊर्जा हो सकती है। तो अगर अभी तक मैं डिस्कस करूं कि हमने क्या डिस्कस किया, तो हम पाएंगे कि जो हमारा इंट्रो है वो आपको ऐसा बनाना है कि सबसे पहले आपको लिखना है कि यूएस ईरान, फिर आपको लिखना है कि ईरान और इसराइल, ये लिखना है पहले, ठीक है। इनके बीच जो भी समस्या चल रही है, इनके बीच जो वार चल रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो खाड़ी देश हैं वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता आ गई है। और हम वैश्वीकरण के ज़माने में जी रहे हैं। अगर एक देश में कुछ समस्या हो जाती है तो दूसरे देश को भी प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जो राजनीतिक स्थिरता आई, उसकी वजह से आर्थिक स्थिरता पैदा हो गई। इस आर्थिक स्थिरता ने उस पे डिपेंडेंट जितने भी देश थे उन सब के यहाँ एनर्जी क्राइसिस पैदा कर दिए। उस एनर्जी क्राइसिस पैदा होने की वजह से वो जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ, उस ऊर्जा संकट ने लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया कि अगर हम अपने इस संकट को ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम क्या होंगे? हमेशा इन पे डिपेंडेंट बने रह जाएंगे और उस डिपेंडेंसी की वजह से उस देश की इकोनॉमी डाउन होने लग जाएगी। तो इसलिए किस ओर बढ़ना पड़ेगा? ऊर्जा संकट से ऊर्जा सुरक्षा की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो बढ़ना तो पड़ेगा, ये तो हम जान गए, लेकिन वो कैसे बढ़ेंगे? उसको बढ़ाने के लिए क्या सहायक होगा? तो उसको बढ़ाने के लिए सहायक होगा आपको नवीकरणीय ऊर्जा। तो अब हमें देखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा है क्या। ठीक, पहला चीज। दूसरा, हमने एक इंट्रो तैयार कर लिया। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में सब कुछ जानेंगे। ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा है क्या? नवीकरणीय ऊर्जा से हमको, जैसे मैं इधर आपको बता देता हूँ कि इस पे हम देखेंगे कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है जो, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है। दूसरा, इसको देखेंगे कि इसके जो टाइप हैं वो क्या है। तीसरा, इसको देखेंगे कि इसके फायदे क्या हैं। चौथा, इसको फायदे देखने के बाद हमें जानेंगे कि कुछ चुनौतियां होंगी, वो जानेंगे। बीच में हम ये देख सकते हैं कि जो सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो देख सकते हैं कि सरकारी प्रयास कौन से हैं। चुनौतियां देखने के बाद हम कुछ वे फॉरवर्ड देंगे। वे फॉरवर्ड देने के बाद हम क्या देंगे? निष्कर्ष देंगे। इसके बाद हमारा ये क्या है से लेकर के निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और पूरा जो हमारा ऐसे है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। तो क्या है मैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है एक ऐसी ऊर्जा है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली, है ना। जैसे लिखा है स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित भविष्य। तो ये क्या है? बोलती है कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त वह ऊर्जा है जो उपयोग के बाद जल्दी पुनः उपलब्ध हो जाती है और कभी समाप्त नहीं होती। तो ये है नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय क्या होगी? जो समाप्त हो जाती है। नवीकरणीय जो समाप्त नहीं होती, आप उसको बराबर बराबर बार बार तैयार कर सकते हैं।
ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें प्रदूषण कम होता है, इसमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, ये पर्यावरण के अनुकूल है, अक्षय और सतत ऊर्जा है, ऊर्जा लागत में कमी लाती है, ऊर्जा सुरक्षा लाती है, रोजगार और आर्थिक विकास पैदा करती है, स्वस्थ और बेहतर भविष्य देती है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है। आपको इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की परिभाषा लिखनी है बहुत अच्छे से। आपको यहाँ पे एक और फर्क समझना होगा कि इसको कहीं कहीं पे ऐसा लिख के आएगा कि गैर जीवाश्म ऊर्जा, तो ये आपको गैर जीवाश्म ऊर्जा भी लिख के आ जाएगा, तो आपको ये समझना है कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। तो हम क्या समझे अभी तक, हम ये समझ गए कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त वह ऊर्जा है जो उपयोग के बाद जल्दी पुनः उपलब्ध हो जाती है और कभी समाप्त नहीं होती। तो कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा जो है वो हमारी कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है। अब आगे देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, पांच छह चीज़ें बस मोटा माटी लिखनी है, इसी में ही आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी आती है नवीकरणीय ऊर्जा में। उसके बाद विंड एनर्जी आएगी, ठीक है। इसके बाद हाइड्रो पावर आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आएंगे, जियो थर्मल एनर्जी आएगी। इसके बाद आपका ओशन एनर्जी आएगी। इसके बाद आपका बायोमास एनर्जी आएगी। तो ये आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन एक फ्रेमिंग बता रहा हूँ मैं कि इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। तो सबसे पहले आप सोलर एनर्जी ही लिखिएगा, कोशिश करिएगा वही लिखें। तो सबसे पहले आपने लिखा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, अब ये तो नहीं बोलना पड़ेगा कि सूर्य ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक, इतना आप जानते हैं। तो सूर्य एनर्जी हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, फिर पवन ऊर्जा हो गई, ये विंड के थ्रू, है ना, विंड टरबाइन जो होती है उसको घुमाते हैं उससे प्राप्त होती है। फिर हाइड्रो पावर, इसमें आपके स्मॉल भी आ जाएंगे और लार्ज भी अब आने लगे हैं। तो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में जो कम में 25 मेगावाट से कम के होते हैं, फिर उसके ऊपर जैसे आपका भाखड़ा नागल, टिहरी डैम, ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। इसके बाद जियो थर्मल, तो आप जानते होंगे कि जैसे ये धरती की सतह है और इस सतह के अंदर से जो मैग्मा यहाँ नीचे होता है, तो यहाँ जब कुछ वाटर होते हैं तो ये मैग्मा ऊपर की ओर उठता है। तो बहुत ऊपर नहीं आ पाता क्योंकि वो उसकी जो एसिडिटी है, एसिडिटी बोल रहा हूँ कि मतलब एसिडिक नहीं है ज़्यादा वो, इस वजह से बहुत ज़्यादा विस्फोट होकर वो ज्वालामुखी नहीं बन पा रहा है। तो वो उसकी कुछ मात्रा ऊपर की ओर आती है, तो जो ऊपर पानी रहता है वो उससे वेपराइज होता है, और पानी वेपराइज होने के बाद, वाष्पीकृत होने के बाद ऊपर आता है, तो इससे ऊर्जा बना लेते हैं। कुछ जगहों पे जैसे विदेशों में आप देखेंगे कि इसी को ही एक चैनलाइज कर देते हैं और पाइप के थ्रू कमरे में पहुंचता रहता है। तो जो ठंडी जगह होते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन, उन जगहों पे ऐसे आर्टिफिशियल किया जाता है, लेकिन इंडिया में बहुत जगह पे नेचुरली पाया जाता है। फिर ओशन एनर्जी, ओशन एनर्जी में दो तरीके से होता है, ओटेक होता है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, और दूसरा ज्वार भाटा के द्वारा। तो टाइडल एनर्जी और ओटेक मतलब तापांतर के द्वारा जो ऊर्जा निर्माण करते हैं वो आता है, और ज्वारी ऊर्जा, जो ज्वार आते हैं उनके द्वारा टरबाइन घूमती है, उससे एनर्जी मिलती है। इसके अलावा फिर बायोमास एनर्जी होती है, जो आप देखते हैं कि चारों बायोमास से बायोफ्यूल बनता है, ये आप याद रखना। बायोमास एक क्या है, क्रूड ऑयल टाइप की चीज़ है, जो बायोफ्यूल के लिए क्रूड ऑयल कहलाएगा। तो जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पेट्रोल डीजल बनता है, वैसे ही बायोफ्यूल किससे बनेगा, बायोमास से। तो बायोमास में आपका क्या क्या आ जाएगा, बायोमास में आपका आ जाएगा पहला तो ये जो आपके आसपास जो लकड़ी हो गई, ठीक, पत्ते हो गए, गोबर हो गया, तमाम जो चीज़ें सब इसके जैसे गन्ने की बगासी हो गई, जब गन्ना यूज हो जाता है जिससे जूस निकल जाता है, एथेनॉल बन रहा है जिससे, वो सब चीज़ें आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बायोमास एनर्जी में। इसको आप दो तरीके से बांट सकते हैं कि मत बांटिए ज़्यादा, बस आप इतना ही लिख दीजिए। ये बहुत अच्छा रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं, और ब्ला 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 अंदर जो भी चीज़ें वो लिख देना, ठीक। फिर उसके बाद मतलब आप यहाँ पे ये सोचें कि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में मैं ऐसे बांट दूं कि तमाम तरीके से यहाँ पे चीज़ें ना करें। आप एग्जाम में सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि आपको तो पैराग्राफ में लिखना है, तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके अंतर्गत, ठीक। तो आपने लिखना जैसे सौर ऊर्जा आती है, पहले इन सबको लिख देना, सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, फिर उसके बाद आप लिख देना बायोमास, फिर आपने लिख दिया क्या कि जियो थर्मल लिख दिया आपने, फिर ओसनिक लिख दिया, ऐसा लिख दिया। फिर उसके बाद जो सौर ऊर्जा है उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिए, फिर उसके बाद जो पवन ऊर्जा है उसको एक्सप्लेन कर दिए। इस तरीके से आगे बढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख फायदे क्या हैं। इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, इतना इसके बारे में जाना, तो कुछ फ़ायदा होगा, कुछ अच्छी चीज़ होगी इसमें, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो फ़ायदा आप देखने जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये होगी कि जो हम स्टार्टिंग किए थे इंट्रो,
क्या स्टार्टिंग किए थे कि ऊर्जा संकट पैदा हो रहा है, जो हम डिपेंडेंट है जीवाश्म ईंधन पर, और जीवाश्म ईंधन पर डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मिडिल ईस्ट और इन सब देशों पर। तो हमारी उस ऊर्जा संकट को खत्म करेगा। तो ये सबसे पहले हम इसको, आप सबसे पहले लिखिएगा कि ऊर्जा सुरक्षा लेकर के आएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, फिर पर्यावरण संरक्षण करेगा, जलवायु परिवर्तन जो है उस पर नियंत्रण करेगा, बिजली की लागत में कमी लाएगा। सिंपल सी बात है, आप सोलर पैनल जो लगाते हैं घर में, एक सिंगल टाइम उसको इंस्टॉल करवा लीजिए। उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन वो आपको बहुत लंबे समय तक आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कैसे यूज़फुल रहेगा कि आपको मान लीजिए कि गर्म पानी चाहिए तो आपको अलग से गीजर वगैरह जब आप लगवाएंगे तो बिजली बिल बढ़ेगा। तो ये सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। उसके बाद एनर्जी की स्टोर हो जाती है, तो इन्वर्टर वगैरह जो आपके यहाँ लगा उसको भी वो चार्ज कर देता है। तो मोटा माटी उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। बिजली की लागत में कमी लाता है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। कैसे बढ़ावा देगा? हमको खाड़ी देशों पर डिपेंडेंट ही नहीं रहना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा? पेट्रोलियम इन सब चीज़ों को लेकर के। तो हम जब उन पर डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे, हमारे पास खुद की एनर्जी रहेगी, तो हमको फिर तुम लड़ो मरो, तुम इजराइल को कुछ भी कर दे, ईरान को कुछ भी कर दे, हमको इससे दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद रोज जॉब जॉब क्या होगी? जनरेट होगी। जॉब कैसे जनरेट होगी? लेट सपोज एक सिंपल सा एक सोलर एनर्जी को ही लेकर के बात करते हैं। आजकल आईटीआई या पॉलिटेक्निक सोलर एनर्जी पे होने लगा है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें? जैसे लेट सपोज इंस्टॉलेशन आता है। इंस्टॉलेशन के बाद अब किसी के यहाँ लग गया तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो नवीकरणीय है, अमर थोड़ी है। खराब तो होगा, तो खराब होगा, या कोई बंदर ही कूद गया उसके ऊपर तो खराब होगा, तो ठीक करने के लिए किसको बुलाएगा? मैकेनिक को बुलाएगा। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसे लेट सपोज होता है, तो वो एलोपैथिक वाला डॉक्टर, आयुर्वेदिक वाला, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही जो नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन है उससे थोड़ा बहुत तो अलग ही होगा सोलर एनर्जी वाला। तो वो आएगा, वो उसको देखेगा, दाखेगा, ठीक करेगा। उसके लिए उसने कोर्स किया ना, पढ़ाई किया, उसको पैसा मिलेगा। इस तरीके से जॉब जनरेट होती है। फिर उसके बाद और क्या होगा? उसके रिपेयरिंग पार्ट्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं सेल आउट होंगी। तो ये तमाम चीज़ें होंगी। अब जैसे विंड एनर्जी है, उसकी इंस्टॉलेशन होती है, उसकी देख रेख होती है, उसकी मरम्मत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ों में रहता है। फिर आर्थिक विकास। अब जैसे मान लीजिए सपोज आप किसान हैं, आपके पास बहुत मात्रा में पराली वगैरह इकट्ठा हो गया, तो आप उसको बेच दीजिए बायोमास वालों को, तो उससे बायोफ्यूल बना लेंगे वो। तो इस तरीके से पैसा भी मिलेगा, आर्थिक विकास होगा। इसके बाद और फायदे अगर देखेंगे आप, तो और फायदा क्या है? किसानों को लाभ होगा, वही जो मैंने आपको बताया। जैसे किसानों को क्या? सोलर पंप, अतिरिक्त आय के अवसर। तो जो खेतों में जैसे सिंचाई होती है, तो लंबे समय तक अगर चल रहा है, मोटर पंप चल रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है? बिजली का लॉस होता है। तो किसानों के बहुत ज़्यादा बिल आते हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उन सबको सोलर पंप जो है सॉल्व कर सकता है। इसके लिए सरकार कौन सी स्कीम चला रही है? पीएम कुसुम, आपको याद रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं और कुछ फ़ायदे होंगे। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं आपको वहाँ, इसलिए मैंने 15 फायदे इसलिए लिखे, कम से कम 5-7 फायदे तो आपको याद आ ही जाएंगे। फिर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक गैस की खपत कम होती है, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब पे डिपेंडेंसी कम होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगी। अब आप मान लीजिए कभी ऐसा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके सामने जा रही है तो आप मुंह में कपड़ा लगा लो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है, कोई ऑटो जा रही है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, तो आप अपना मुंह ढक लेंगे कि यार मतलब ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो स्वच्छ हवा, श्वसन और हृदय रोगों का खतरा कम होगा। फिर सतत विकास। तो सतत विकास लक्ष्य कौन सा है आपको ये जरूर लिखना है। तो एसडीजी गोल हमारा इसमें क्या होगा? 7 जो है वो हमारा यहाँ पे काम आएगा। तो एसडीजी गोल जो 7 है उसको पाने में मदद दिलाएगा। फिर ऊर्जा की सार्वभौमिक पहुंच। तो दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ तक जैसे मान लीजिए बिजली पहुंचानी है, ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जैसे उत्तराखंड का चमोली ज़िला हो गया, उत्तराखंड का उत्तरकाशी एरिया हो गया। तो ये सब एरिया कैसे हैं? बहुत ज़्यादा हाईली टेरेन एरिया है। यहाँ पे बड़े बड़े खंभे लगाना मुश्किल है क्योंकि अर्थक्वेक्स आते हैं। तो इधर पे जो 25 मेगावाट से कम की जो हम जो बनाते हैं ना हाइड्रो पावर, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो होते हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छे काम आ सकते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे पहुँच नहीं है तो वहाँ पे पहुँच उपलब्ध करवाएगा, सार्वभौमिक पहुँच होगी। फिर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देगा। फिर औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, जैसे स्वच्छ ऊर्जा से उत्पादन लागत घट सकती है। आप सिंपल सी बात है ना, होता यह है कि अगर आपका इनपुट कॉस्ट कम है तो आउटपुट कॉस्ट ज़्यादा होगा। लेकिन आप समझिए जो डिपेंडेंसी अगर किसी की मिडिल ईस्ट पे रही होगी कि हम मिडिल ईस्ट से जब जो चीज़ें आएंगी उससे हम चीज़ें बनाएंगे, वहाँ से रॉ मटेरियल उनके पास आता होगा, तो उनका इनपुट कॉस्ट ही अगर बढ़ जाएगा तो उनको प्रोडक्ट बढ़ाने पड़ेंगे, प्राइस बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्ट का। फिर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण, दीर्घकालिक पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो जो हमारे जनजीज हैं, जन अल्फा है, जन बीटा है, इनके लिए जो है हम इन सबको बचा रहे हैं। तो इसके पहले जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, उसके पहले बोलते थे ना इन बच्चों के लिए हम बचा रहे हैं जंगल जमीन,
पर्वत पहाड़। तो अब इनके लिए ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए, अब बचाना चाहिए, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, सब चीज़ें हुई। तो हमें इसके फायदे मैंने आपको बता दिए कि फायदे क्या है इसका। पर्यावरण संरक्षण होगा, सबसे पहला फायदा आप यही लिखना, ये होगा। फिर पर्यावरण का संरक्षण होगा, जलवायु के परिवर्तन पर कंट्रोल आएगा, बिजली की लागत में कमी आएगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, रोजगार सृजन होगा, आर्थिक विकास होगा, और विकसित भारत भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो 47 में हमें विकसित भारत 2047 में जो हमें बनना है, उसको भी मतलब लक्ष्य पाने में ये जो है हमें मददगार होगा। इसके बाद और फायदे क्या थे? किसानों को लाभ होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, सतत विकास हासिल होगा, लक्ष्य कौन सा? 7वां। फिर ऊर्जा की सार्वभौमिक पहुंच होगी, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्रियल जो कंपटीशन है उसमें वृद्धि होगी, और जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए सुरक्षित पर्यावरण बनेगा। अब ये सब हमने देख लिया, नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के फायदे क्या है, ये सब तो देख लिए। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि सरकार इसके लिए कुछ कर रही है क्या। तो देखते हैं सरकार क्या करे इसके लिए। तो सरकार कुछ भी करेगी, मैं ये आपको पता होगा कि आप वो जस्ट मतलब लिखना शुरू हो जाएंगे कि सरकार इसके लिए पीएम कुसुम लेके आई, है ना, हर घर मुफ्त योजना लेकर आई, रूफटॉप सोलर लेकर के आई। लेकिन आपको अरेंज करके लिखना है, एक के बाद सीक्वेंस में लिखना है। कैसे? सबसे पहले देखिए, कोई अगर एक्ट आपको याद आए तो आप वो एक्ट लिख देना। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2002 था, अब कुछ अमेंडमेंट हुआ 2025 में, तो आप वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कोई पॉलिसी होगी, तो जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है, वो लिख सकते हैं, तो पॉलिसी लिखिए। फिर कोई स्कीम लिखिए, जैसे पीएम कुसुम स्कीम हो गई, ये लिख सकते हैं आप। इसके अलावा पीएम कुसुम ही बार बार याद आ रही है, और भी स्कीम है, ठीक है, ये लिख दीजिए। फिर राष्ट्रीय मिशन कुछ होगा, वो लिख दीजिए, या कुछ कार्यक्रम होगा। फिर प्रशासनिक पहल, डिजिटल पोर्टल, कोई पोर्टल बना होगा, वो लिख सकते हैं आप। इसके बाद कुछ आदेश होंगे, रेगुलेशन, जैसे एनजीटी कुछ आदेश जारी करती है, वो लिख सकते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जैसे कि मान लीजिए UNFCCC, पंचामृत, अभी जो ग्लासगो, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक, इसको लिख सकते हैं, 2015 में बना। तो इस तरीके से हॉलिस्टिक अप्रोच फॉलो करनी है, ये नहीं कि मेरे को स्कीम याद आई तो स्कीम ही स्कीम चिपका दी है। सब कुछ जो है मैटर करता है। स्कीम लिखनी है, एक्ट लिखने हैं, पॉलिसीज लिखनी है, प्रोग्राम्स लिखने हैं। इसके अलावा हमें क्या लिखना है? जो सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए, कुछ पोर्टल चलाए, वो लिखना है। इसके अलावा हमें क्या लिखना है? कुछ अगर एनजीटी ने कुछ आदेश दिए कि भैया दिल्ली में इतने बजे के बाद ये हो जाना चाहिए, उतने बजे के बाद वो हो जाना चाहिए, या फिर आप स्क्रैप करोगे, गाड़ी स्क्रैप कराओगे अपनी, तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, और आप अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल है, UNFCCC है, ग्लासगो है, पेरिस समिट है, ये सब लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऊर्जा के लिए योजनाएं जो है। अब इसमें सौर ऊर्जा के लिए खासकर आई, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में आई। ये कब आई? 2024 में जनवरी के समय पे आई थी, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना था, उसके 1-2 दिन बाद ही आई थी, 22 जनवरी, फिर 24 जनवरी के आसपास आई थी। तो इस देश के 1 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवार की छतों पर सोलर सिस्टम लगाना है, इस टाइप से। इसमें सब्सिडी मिलती है कुछ, आप इंस्टॉल करा लो, और उसके बाद भी सब्सिडी का जो पैसा काट करके आपको दे दिया जाता है। फिर पीएम कुसुम, मतलब सब्सिडी अगर 70 रुपए की, आपने 2000 रुपये, 700 रुपये की सब्सिडी है, 2000 आपका खर्चा आया, तो आपको ये 700 दे दिए जाएंगे। फिर पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 2019 में आया। इसमें क्या होगा? जो पंप चला रहे हैं किसान खेतों में, तो सोलर पंप चलाए जाएंगे। अब वो जो पंप है वो सोलर एनर्जी से चल जाएगा, इस टाइप से इनको सुविधा दी जाएगी। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, ये भी 2026 में, एकदम ताज़ा ताज़ा है ये योजना, याद रखना आप, इसको लिखना भी। तो इसमें जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और 2 घंटे क्षमता वाली बैटरी स्टोरेज के विकास के लिए शुरू की गई नई योजना है ये। जैसे इससे ही मिलता जुलता आप लिख सकते हैं, जैसे कि जो ओमकारेश्वर में क्या है, सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है 600 मेगावाट का, वो आप लिख सकते हो। ये अलग स्कीम है, वो अलग स्कीम है। वो किसके थ्रू बन रही है? वो दूसरी, मतलब दूसरे इनिशिएटिव के थ्रू बन रही है। तो इसमें आपको 3 चीज़ याद रखना है: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। ये याद रखना। अब सरोवर आ जाएगा तो समझ जाना किसी नदी तालाब में ही कुछ करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स। तो कुछ अगर प्रोटोकॉल्स आपको वहाँ पे अच्छे वाले याद आए, तो आप वहीं से स्टार्ट करिए। जैसे ये आपको हमेशा याद ही रखना चाहिए, पेरिस एग्रीमेंट 2025। इसमें क्या था? INDC, ऐसा बोला गया क्या था? इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब ये था कि अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, कि जैसे होता ना कि एक 8-10 लोगों की टीम है, उसको बोलते हैं तुम्हारी जिसकी जितनी श्रद्धा भक्ति उतना पैसा दे दो आप। तो इसमें ये था कि
इंडिया ने बोला कि हम इतना टारगेट रखेंगे, हम इतना टारगेट रखेंगे। तो इंडिया ने बोला था कि हम 2022 तक 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे। फिर बाद में और बढ़ता गया वो, अब हमारा 2030 तक 500 गीगावाट हो गया। तो ये पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू ही आया था। फिर इसमें एक चीज़ और आई थी कि क्या करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है तक सीमित रखना है। लेकिन यहाँ पे अभी ऊपर इन्वायरमेंट वाला जब टॉपिक आएगा उसके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको पेरिस एग्रीमेंट से क्या निकालना है कि हमने आईएनडीसी में अपना इतना टारगेट तय किया था 175 गीगावाट 2022 के लिए। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद देखना है यूएनएफ ट्रिपल सी, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। तो ये जो 1992 में ये यूएनएफ ट्रिपल सी हुआ था, इसी के थ्रू ही ये 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ये इसी का ही पार्ट है। तो आप पहले इसको लिख देना, फिर इसको लिख देना। फिर COP26 इसी का ही, जो COP26 ये हुआ, ठीक, ये कहाँ हुआ, ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में अभी क्या हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं 2026 के, जिसमें इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और उसके ऊपर अच्छा करंट अफेयर का वीडियो जल्दी आपके पास आएगा। तो जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट है 2021 में, इसमें क्या था, पहली बार कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात करी गई, और भारत द्वारा पंचामृत संकल्प, पंचामृत मतलब 5 चीजें निकाली गई कि हम ये पांच चीजें करेंगे, और 2070 तक नेट जीरो को वैश्विक घोषणा, मतलब ये कहा गया कि 2070 तक हम कार्बन का एमिशन जो है वो नेट जीरो पे ला देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैंने आपको बताया। पहला ये लिखना है, फिर दूसरा ये लिखना है, फिर तीसरा आपको COP26 लिखना है। फिर उसके बाद 2015 में ही नवंबर में, 30 नवंबर के आसपास क्या बना, 30 नवंबर 2015 को आपको क्या बना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना। इसका हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश, सॉरी, भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में बनाया गया, आपको याद रखना है। फिर उस इसका उद्देश्य क्या था, कर्क और मकर रेखा के बीच जो देश हैं जो सौर ऊर्जा को लेकर के एनर्जी बना सकते हैं, सौर ऊर्जा को, क्योंकि अब आर्कटिक में, अंटार्कटिक में यहाँ पे जो देश होंगे वो भी एनर्जी तो बना नहीं सकते, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा उन पर पड़ेगी नहीं। तो इसमें नॉर्वे, स्वीडन, ये सब डायरेक्टली तो नहीं आएंगे। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया, और इसको इसलिए याद रखना है, बनाया गया इंडिया में, इसका हेडक्वार्टर, इसलिए आपको याद रखना है। फिर उसके बाद वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, इसकी बात करी गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कीवर्ड कीवर्ड निकल के आता है ना, OSOWOG, वन सन, वन वर्ल्ड, वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये वाली बात करी गई। तो ये कीवर्ड बहुत कम आएंगे आपको। तो ये 4 चीज़ें, 4 से 5 चीज़ें जो आपको याद रखना है। फिर उसके बाद कुछ पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है। तो क्या पॉलिसी बनाई गई, ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई गई। फिर जैव ईंधन पर संशोधित राष्ट्रीय नीति बनाई गई 2022 में, ये 2018 में आई थी बायोफ्यूल पॉलिसी, फिर 2022 में अपडेट की गई। तो इसमें क्या बोला गया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण जो है, इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 से घटाकर तो 25-26 तक हमको क्या करना, मतलब ऐसा था, देखिए 2025-26 2030 तक पहले क्या करना था, E20 मिलाना था, मतलब जो एथेनॉल है उसकी ब्लेंडिंग करनी थी पेट्रोल में। तो आपको याद रखना है, आप पेट्रोल डीजल दोनों मत लिख देना, ठीक, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ही एथेनॉल जो है मिलाया जाता है, डीजल में एथेनॉल नहीं मिलाया जाता, आपको याद रखना है, ठीक है। तो पेट्रोल में क्या बोला गया कि हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे, E20 मतलब 20% मिलाएंगे धीरे धीरे करके, और ये पहले टारगेट था कि 2030 तक करना है, अब इसको घटा के ये बोला गया 2025-26 करना है। और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर तो ये लग रहा है कि 2025-26 तो छोड़ दो, उसको बंद ही करना पड़ेगा। लेकिन हमको इस सब पे नहीं जाना है, सरकार क्या बोल रही है उस पर जाना है। तो सरकार ये बोल रही है कि हमें 2025-26 तक, अब 25-26 तो चला गया, 26-27 बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, आपको टारगेट लिखना है कि 25-26 तक 2030 से घटा करके E20 जो है, मतलब टारगेट को पूरा करना है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना है 20%। फिर राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति आई, क्षमा चाहेंगे इसके लिए, हाँ, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति आई 2018 में। इसमें क्या था, हाइब्रिड मतलब जैसे कि दो चीजें होती है ना, एक जैसे कि मान लीजिए कोई कार होती है तो हाइब्रिड है, तो मतलब इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, सीएनजी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, पेट्रोल भी हो सकती है, सीएनजी और पेट्रोल हो सकती है, इस टाइप से हाइब्रिड, मतलब 2 मोड में चल सकती है। तो इसमें ये बोला गया कि एक ही भूमि और इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर दिन में सोलर और रात में विंड पावर पैदा करके ग्रिड को स्थिरता देना, ये चीज़ की जाएगी, है ना। जैसे एक ज़मीन होगी, वहीं पे दिन में सोलर एनर्जी बना लिए, अब दिन में ही बनेगी, रात में तो बनेगी नहीं। और विंड, हवा तो क्या, हवा तो पूरा टाइम चल सकती है, ये याद रखना है आपको। अब ऐसा नहीं, उल्टा मत लिख देना कि रात में वो बनेगी, सोलर बनेगी और दिन में विंड बनेगी, ऐसा नहीं। विंड जो है वो तो 24 घंटे बन सकती है, और सोलर जो है सिर्फ दिन में बनेगी। फिर राष्ट्रीय ऑफ शोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 आई,
ये आपको याद रखना है। अब तटीय ऊर्जा, तो भारत के तटीय समुद्री क्षेत्रों में पवन ऊर्जा स्थापित करने के लिए लीज नियम और नीतिगत ढांचा तैयार किया गया। तो इसमें क्या था कि जो कोस्टल एरियाज हैं, आपको पता 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, तो उस तटरेखा का फायदा उठा करके हम क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी भी बना सकते हैं ऑफशोर, और ज्वार भाटा का इस्तेमाल करके हम ओशन एनर्जी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिसी आई उस चीज़ के लिए। फिर राष्ट्रीय सौर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2010 आया, जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चरल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 में आया था। उसी 2008 के अंदर में ही ये 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन आया, जिसको अब राष्ट्रीय सौर मिशन बोलते हैं। ये 2010 में आया था। तो भारत में बड़े पैमाने पर सोलर पावर की शुरुआत करने वाला मूल आधारभूत मिशन था ये। फिर नेशनल बायोमास को फायरिंग नीति 2021, इसमें क्या किया गया, जो कोई जैसे कि मान लीजिए आप देखिए कि शासन हो गया बैठन में, या फिर इन जगहों पे जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो जो थर्मल एनर्जी पैदा करते हैं, किसके थ्रू, कोयले के थ्रू, इन जगहों पे क्या करना है, इनको पराली दे दो। तो ये क्या करेंगे, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयले के साथ 5 से 10% बायोमास पैलेट्स या पराली जो है उसको जलाना अनिवार्य किया गया। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना कि E20 जैव ईंधन पर संशोधित पॉलिसी आई, तो इसमें क्या करना है कि पेट्रोल डीजल, पेट्रोल में क्या मिलाना है, एथेनॉल मिलाना है। यहाँ पे क्या करना है, जो कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट है उन पे 5 से 10% क्या मिलाना है, बायोमास पैलेट्स मिलाना है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और पहले हैं, तो ये पहल जो है आपको मिक्स कर देना है। 10 में सौर मिशन आया, ऐसे ये क्रोनोलॉजिकल बना है। तो आप जो मैंने इसके पहले पढ़ा वो सबका मिक्स है। तो सोलर सौर मिशन लिख देना, सौर पार्क योजना लिख देना। जैसे सौर पार्क योजना में आपका वो आता है रीवा में, गुड़ में, जो 750 मेगावाट का बना हुआ है। फिर उसके बाद रूफटॉप सोलर कार्यक्रम आता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आता है, ठीक है। फिर इसको, फिर 2019 में PM कुसुम आती है, ऊर्जा भंडारण इस 2020 में आता है, 23 में। फिर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आता है। एक दो सन ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए गाली मत देना, थोड़ा सा ध्यान से आप भी देख लेना। 2024 में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 24 में आपका घरेलू विनिर्माण के मेक इन इंडिया के थ्रू हम वो बनाएंगे, सोलर प्लेट्स वगैरह बनाएंगे, ये सब हुआ। फिर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ऐसा हुआ। फिर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तेज वृद्धि हुई, मतलब 2024-25 में अच्छा हाइप मारी किसने, रिन्यूएबल एनर्जी ने। फिर उसके बाद 2030 तक टारगेट दिए हमने कि 500 गीगावाट लक्ष्य रखना है गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का, कि इतना बनाना है, और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया। तो इसके पहले जितनी मैंने आपको चीजें बताई, अगर वो आपको चलो याद नहीं आ रही है, क्या याद नहीं आ रही है, कि आपको ये याद नहीं आ रहा है सौर ऊर्जा वाला, आपको ये याद नहीं आ रहा है ये इंटरनेशनल जो अलायंस बताए मैंने, प्रोटोकॉल्स बताए, आपको ये याद नहीं आ रहा है, नीतियाँ याद नहीं आ रही हैं, तो आप ये जो मिक्स है, ये जो खिचड़ी है, आप ये लिख देना, ठीक है। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बड़े काम किए गए क्या। तो जैसे हम इतने बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं, तो भाई कुछ किए हो, है ना। तो ये किए हैं, क्या किए हैं, PM सूर्य सरोवर योजना आई 2026 में, ठीक है, एक ये काम किए। फिर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इससे बहुत तेजी से क्या हो रहा है, लोग, मेरे स्वयं के घर में लगा हुआ है, तो बहुत से लोगों के घर में अभी लगने लगा है। फिर उसके बाद भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अभी जींद सोनीपत रूट पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन चलाई गई, जहाँ पे मोदी जी ने क्या कहा था कि सोनीपत की जो भैंस है, गाय है, वहाँ का मैंने दूध पिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो अपना जींद है, ये तो बहुत अच्छे से आप लिख के आना कि जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली, जींद सोनीपत पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का संचालन हुआ। फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया गया 47 गीगावाट तक का, कि हम इतनी जो एनर्जी है जो डेली सूर्य से बनेगी उसको स्टोर करेंगे। फिर पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स बनाए गए, 23 गीगावाट पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाएं पाइपलाइन में है। फिर उसके बाद और क्या किया इन्होंने, स्वच्छ और हरित पर्यावरण ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम की गई, रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए, ये सब तमाम काम किए गए। इसके बाद अब देखेंगे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, जिसके थ्रू उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण किए जा रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाइड्रोजन जो फ्यूल है बहुत सही चीज़ होती है, उसमें एमिशन भी कुछ नहीं होता, और क्या निकलता है उसके बाई प्रोडक्ट में, पानी ही निकलता है। फिर उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी और रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो 30 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई इस प्रोग्राम को। फिर उसके बाद सोलर PV सेल्स मॉड्यूल्स और ALMM सूची का विस्तार किया जा रहा है। सोलर क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि की जा रही है। सोलर क्षमता लगभग कितनी हो गई, 162 गीगावाट तक हो गई है, और कुल नवीकरणीय क्षमता कहाँ पहुंच गई, 289 गीगावाट में। तो आप सोचिए 289 गीगावाट में एक 162 गीगावाट जो है सिर्फ क्या है, सोलर एनर्जी है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लिए। इसके बाद अब देखिए सौर ऊर्जा आधारित रेलवे पहल, तो भारतीय रेल ने सोलर असिस्टेड पैसेंजर कोच का परीक्षण शुरू किया, और छत पर लगे सोलर पैनल से ट्रेन की सहायक विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही।
जो आप उसमें क्या करते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं, कुछ लोग मैगी भी बनाने लग जाते हैं केटल लगा के, लैपटॉप चार्ज करते हैं, उसमें लिखा है कि सिर्फ फ़ोन चार्ज करें। तो इसलिए सरकार अब क्या बोल रही है, सोलर पैनल लगाएंगे, ठीक है, ताकि अपनी विद्युत ज़रूरतें जो है उसमें पूरी कर लें। ठीक, ऐसा नहीं है कि उसमें ट्रेन के पास एनर्जी नहीं हो, तो 25,000 मेगावाट में चल रही है ना, उस वो इसलिए लगाया जाता है कि ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब हमें देखते हैं कि डेटा, कुछ डेटा देख लेते हैं जो गैर जीवाश्म ईंधन या फिर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। तो सबसे पहला डेटा हमारा क्या है कि सौर ऊर्जा जो है 150 गीगावाट, जो मैंने पीछे भी 163 बोला है, तो वो इसलिए 63 बोला है क्योंकि डेटा थोड़ा ये 5/2026 तक का है, तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक, फिर पवन ऊर्जा 56 गीगावाट। आपको अगर एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा तो आपको मोटा माटी 150 गीगावाट के आसपास, 56 गीगावाट के आसपास है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पूरे याद भी नहीं रहेंगे। फिर 51.41 गीगावाट क्या है, बड़ी लार्ज हाइड्रो है। फिर 11.75 जैविक ऊर्जा है। फिर परमाणु ऊर्जा 8.78 गीगावाट है। और स्मॉल हाइड्रो 5.17 गीगावाट है। तो आपको क्या याद रखना है कि सौर ऊर्जा आपको 150, माफ करना, सौर ऊर्जा आपको लिखनी है कि आपको एग्जैक्टली तो याद रहेगा नहीं, तो 150 की प्लस गीगावाट, 150 गीगावाट प्लस सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। फिर पवन ऊर्जा के लिए 56 गीगावाट के आसपास उत्पादन हो रहा है। तो कुल सौर ऊर्जा का मतलब कुल नवीकरणीय ऊर्जा का 50% से अधिक तो सिर्फ सौर ऊर्जा कर रहा है, ऐसा भी लिखना है आपको, ये बहुत प्रभावी होता है। फिर बड़ी जो जल विद्युत है उसमें 51 गीगावाट के आसपास हो रहा है, तो आप लिख दीजिए 50 गीगावाट से अधिक का उत्पादन। फिर जैविक ऊर्जा में इतना हो रहा है, पवन ऊर्जा में इतना हो रहा है, जल विद्युत में इतना हो रहा है। ये पीआईबी का सोर्स है, आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा क्रांति, कुछ डेटा लिख देना कि सौर ऊर्जा क्रांति के बारे में लिख देना कि भाई 2014 के बाद से सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 53 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। फिर COP26 टारगेट स्टेटस कि 2030 के 500 गीगावाट और गैर जीवाश्म लक्ष्य का लगभग 56% तो हमने हासिल ही कर लिया है। जो हमको 500 गीगावाट 2030 तक पाना है, वो हमने अभी 56% अभी पा लिया है। क्यों रितेश सर? फिर उसके बाद सौर प्लस पवन मिलकर कुल गैर जीवाश्म क्षमता का 72.8% है। और ग्रिड स्थिरता भी धीरे धीरे लाई जा रही है। तो ये आपको ये सब ध्यान रखना है, इतना डेटा ये तो आप याद करके ही जाना, अपना नाम भूल जाना लेकिन ये याद रखना। लेकिन अब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा नहीं, कुछ चैलेंजेस होंगे। तो चैलेंजेस में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा अनियमित उत्पादन। अब देखिए 300+ डेज जो है सौर ऊर्जा, तो मतलब सूर्य तो बोलते हैं रहता है ना, लेकिन हर जगह पे भारत में हर जगह से मतलब क्या हो सकता है, जम्मू कश्मीर में धूप निकली है, नहीं दिखली मान लीजिए धूप, उत्तर कन्याकुमारी में निकली है पर जम्मू कश्मीर में नहीं निकली, ऐसा तो हो सकता है ना। तो है क्या इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, अनसर्टेनिटी है कि मतलब सूर्य ही नहीं निकला, हवा ही नहीं चली, वो तो लगा हुआ है पर सूर्य ही निकला, हवा ही नहीं चली, ऐसा टाइप का। फिर ऊर्जा भंडारण की समस्या है, एनर्जी बन रही है पर बैटरी नहीं है, ये दूसरी समस्या है। फिर उसके बाद प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा है कि मतलब शुरू में आपको 50,000 रुपये 70,000 रुपये इतने लगाने पड़ रहे हैं, ये दिक्कत है। फिर भूमि अधिग्रहण की समस्या है, अब सौर ऊर्जा बनानी है, जमीन पे ही लगाओगे, नदी पे बिछाओगे, कहीं भी कर दोगे, पेड़ पे तो लगा नहीं सकते। ठीक है, घर की दीवार की छत पे टंगाओगे, लेकिन सबके तो ऐसा कर नहीं सकते। तो जमीन लेंगे, अधिग्रहण में जमीन लेंगे तो इनपुट कॉस्ट और बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद ग्रिड एकीकरण की चुनौती है, जो ग्रिड है ये है ना, अब ये जो ट्रांसमिशन चल रहा है ये दूर दूर तक जाता है, तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में जो है कनेक्टिविटी तो है ठीक है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक ट्रांसमिशन करने में क्या हो रहा है, एनर्जी का बहुत ज़्यादा खपत हो जा रही है, एनर्जी ही कम हो जा रही है। और मौसम पर निर्भरता है, अब अच्छी हवा चलेगी, ठीक है, तब सोलर एनर्जी बनेगी। अच्छी चटक धूप निकली होगी तब सोलर एनर्जी बनेगी। बरसात में जो अभी का मौसम चल रहा है इसमें तो आपको सौर ऊर्जा मिलने से रही, तो ये ध्यान रखना है। फिर सौर ऊर्जा केवल दिन में, ये इसी का ही लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा की और चुनौतियां, जैसे वही ट्रांसमिशन जो मैंने बोला, ग्रिड की समस्या, फिर ट्रांसमिशन की समस्या, फिर पर्यावरण जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, मान लीजिए इस तरीके से पड़ता है, जैसे बोलते हैं जैसे विंड एनर्जी लगी, ठीक है ना, अब विंड एनर्जी लगी, घूम रही पंखी, तो उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे दिक्कत हो सकती है, जो पंछी हैं वो सब निपट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिक्कत आती है, जैसे फ्लोटिंग उसमें लगा दी सोलर, ये जो अपनी नदी है इसमें ही लगा दी है, अब इससे क्या होगा कि सन की रे उस पर तो पड़ रही है लेकिन नीचे नहीं जा रही है, तो जो नीचे जो जीव जंतु हैं उनको क्या नहीं मिल रही, सनलाइट नहीं मिल रही, ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही, मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। फिर उसके बाद रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन, अभी जो सिलिकॉन की जो प्लेट बनी हुई है ये, तो ये खत्म तो होगी, ऊर्जा नवीकरणीय है,
है ना, ऊर्जा नवीकरणीय है, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट बना हुआ वो नहीं है ना, तो उससे दिक्कत होगी। तो उस पे क्या दिक्कत हो रही है, वो जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, ई वेस्ट जनरेट हो रहा, उसको रिसाइकल करने की अपने पास वो नहीं है। फिर आयात पर निर्भरता है, चाइना से आ रहा है और दूसरे देशों से आ रहा है, ये समस्या है। फिर तकनीकी एवं कुशल मानव संसाधन कमी है। पॉलिटेक्निक आईटीआई में कोर्स तो हैं, लेकिन बड़े लेवल पे कोर्स ही नहीं है उसके कि आईआईटी में अच्छे से कोर्स अवेलेबल हो, या फिर लोगों की रुचि ही नहीं है, लोग ट्रेडिशनल जो है वही कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, ये सब पकड़ रहे हैं। इसके बाद जो पॉलिसीज़ हैं, या तो ढंग की पॉलिसीज़ नहीं है, या पॉलिसीज़ है तो ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अभी तक हमने कुल जमा क्या देखा, हम ये देख लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले तो हमने देखा कि जो इंट्रो है वो कैसा होना चाहिए हमारा, वो हमने देखा कि वो हमें ऊर्जा संकट से हमें ऊर्जा सुरक्षा की ओर जाने के लिए बोल रहा है। इंट्रो देख लिया। इसके बाद हमने क्या देखा कि रीन्यूएबल एनर्जी आखिर में होती क्या है। अच्छा, ये होती क्या है देख लिए। तो इसके फायदे क्या हैं ये देख लिए। जब फायदे देख लिए तो सरकार ने कुछ किया है क्या, ये देख लिए। सरकार के काम देख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सरकार की कुछ पॉलिसी देख ली, एक्ट देख लिए, कुछ इंटरनेशनल इनिशिएशन देख लिए। इन सब के बाद हमने क्या देख लिया, उसके चैलेंजेस देख लिए, ठीक। अब क्या बचा है, अब आगे कुछ और चीज़ बची वो देख लेते हैं। कि ये बचा हुआ है कि कुछ प्रभावशाली सुधार कर सकते हैं। चुनौतियां तो बता दी, लेकिन सुधार ही बताने होंगे। तो सुधार क्या, राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा एवं सामरिक ऊर्जा भंडार। लेट सपोज, जैसे मान लीजिए प्याज सस्ती हो जाती है, 10 रुपए किलो हो गई। तो 10 रुपए किलो अगर प्याज हो गई, तो आप क्या करेंगे कि जब सस्ती है तो खूब सारा स्टोर करके रख लेंगे। और जब खूब सारा स्टोर करके रख लेंगे तो उससे क्या होगा, जब वो 100 रुपए किलो हो जाएगी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो 10 रुपए किलो का माल था, ये बाद में 100 रुपए किलो का भी हो गया, तो आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ, तो आपको दिक्कत नहीं है, ये आपको फायदा होगा। तो ऐसे ही जो कई कोस्टल एरियाज हैं, जैसे उड़ीसा में, गुजरात के आसपास, सरकार वहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना करके रखी हुई है। वहाँ पे क्या करती है, क्रूड ऑयल को स्टोर कर देती है, जो कि हमारे ऐसे समय पे, जैसे कि मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर चला, और मान लीजिए उसी ऑपरेशन सिंदूर के चलने के दौरान ये यूएस इजराइल या यूएस ईरान, ये सब टेंशन बनी रहती, तो हमारे पास अगर क्रूड ऑयल ख़त्म ही हो जाता, तो हम फिर लड़ाई कैसे लड़ते। तो इसलिए सब चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इनको और बड़े लेवल पे बनाना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन, जो पीछे पहले आपको बताया, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रो स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब का विस्तार। स्मार्ट ग्रिड और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और रेयर अर्थ जो एलिमेंट है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मिले, ये सब चीज़ों पे काम किया जा रहा है। फिर ग्रीन फाइनेंस और कार्बन मार्केट। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज, मान लीजिए कि चिप्स बनाया किसने, लेस ने। अब उसको क्या करना है, वो जो पैकेट है जिसमें आपने चिप्स खाया, वो पैकेट आप फेंक दोगे, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको जहाँ पे जिन जिन दुकानों पे वो बेच रहा है, उन उन दुकानों वाले उसको कलेक्ट करे और उसको क्या करे, रिसाइकल करे, और उसको फिर आगे जैसे भी उसको डंप करना है वो सब वो काम करे। तो ये किया जा रहा है। फिर उसके बाद R&D पे खर्चा किया जा रहा है, पैसा बढ़ाया जा रहा है इस पे। फिर एकीकृत राष्ट्रीय ऊर्जा संक्रमण नीति बनाई जा रही है, कि जो अलग अलग चीज़ें, पॉलिसीज बनी हुई हैं, हम सब जैसे सौर और पवन को लेकर के इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, वैसे बाकी सबको भी इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो ये आपको लिखना है। फिर हम आखिरी में निष्कर्ष में पहुंचते हैं। तो हमको निष्कर्ष ऐसा लिखना है अपना, कि अगर 20th सेंचुरी जो है किसकी थी, जीवाश्म ईंधन की थी, तो जो 21वीं सेंचुरी है वो गैर जीवाश्म ईंधन की या नवीकरणीय ऊर्जा की होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो क्राइसिस चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, और ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, एक देश छींकेगा तो दूसरे देश को सर्दी हो जाएगी, ये वाला समय चल रहा है। तो इस वजह से अगर हम निरंतर 20th सेंचुरी जैसे बने रहेंगे, डिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे जो हाल चलता रहेगा, तो हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी पे अगर हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा, और हमारे पास इतना बड़ा ऊर्जा संकट को भापने के पश्चात भी उसको पाठ पाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो आपको ये इसको पढ़ लीजिए एक बार, मैं यहाँ दूर से पढ़ देता हूँ। कि यदि 20वीं शताब्दी जीवाश्म ईंधनों की थी, तो 21वीं शताब्दी नवीकरणीय ऊर्जा की होगी। बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बन चुकी है। जो ये ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा जो है ना, ये ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बन चुकी है। भारत के प्राकृतिक संसाधन, युवा जनशक्ति, तकनीकी क्षमता तथा स्पष्ट नीतिगत दृष्टि
इसे ऊर्जा, आत्मनिर्भरता, हरित अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन, जलवायु प्रतिबद्धताओं, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, ऐसे आपको बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखने हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश केवल वर्तमान की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047 और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य में किया गया निवेश है। तो ये इतनी अच्छी जो क्या कहना चाहिए मैंने आपको निष्कर्ष दिया है, ये आपको एकदम अच्छे से इसके कीवर्ड कीवर्ड आप लिख लेना, याद कर लेना, और हाईलाइटेड भी हैं कीवर्ड्स जो हैं, तो ये आपको बहुत कम आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, इंट्रो बहुत अच्छा याद रखना है और इसका निष्कर्ष बहुत अच्छे से याद रखना है। बीच की चीज़ें आप ऐसे स्लाइड को हम टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे, आप उसको देख लेना और एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे भी आप देख लेंगे तो आपको काम आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि आपको अगला ऐसे किस टॉपिक पे चाहिए और इस ऐसे पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप ये भी बताइएगा, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपके रिकमेंड किए गए नेक्स्ट ऐसे पे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।